हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप देख रहे हैं राजस्थान भूगोल की वीडियो लेक्चर सीरीज। राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विश्वसनीय सब्जेक्ट राजस्थान ज्योग्राफी का फुल कोर्स अब आपके अपने चैनल जीनियस माइंड्स पर अवेलेबल है। फुल कोर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान, यानी कि हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान, ये जो टॉपिक है काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको राजस्थान के मैप की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो ना केवल आपको राजस्थान ज्योग्राफी बल्कि राजस्थान हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तब भी उसमें आपकी मदद करने वाला है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जो प्लेस पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पे शेखावाटी एंड तोरावाटी। इस लेक्चर में हम लोग जो मिलते जुलते नाम हैं उनको आपस में कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हमें जो चीज़ें हैं ज़्यादा आसानी से याद भी रहें और हम उन्हें अच्छे से समझ भी सकें। शेखावाटी और तोरावाटी। शेखावाटी जो जगह है वहाँ पे शेखावतों द्वारा शासित जगह थी ये, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो यहाँ से शेखावट उठाया और शेखावाटी हो गया। उसी प्रकार तोरावाटी में किसका शासन था? तंवर शासकों का शासन था। अब इन दोनों में एक बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है। जहाँ शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर? सीकर, झुंझुनू और चूरू। ये राजस्थान के मैप में आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ का यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें ये आपका चूरू हो गया, ये आपका जो ग्रीन वाला ये सीकर है और ये रेड वाला कौन सा है? आपका झुंझुनू है। तो ये जो तीन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख पा रहे हो इन्हें क्या कहा जाता है? शेखावाटी कहा जाता है। और RAS 2018 का जो रिटर्न पेपर था, यानी मेंस का जो पेपर था, उसमें डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन अब की बार आया था जिसमें शेखावाटी के बारे में आपसे पूछा गया था। तो आंसर राइटिंग में आप मैप वहाँ पे जरूर बनाएं, मैप में इस तरह की स्थिति दर्शा सकते हैं। तोरावाटी और शेखावाटी में एक मामूली सा जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पे ये जो चूरू था शेखावाटी में, अब ये चूरू यहाँ पे नहीं है। शेखावाटी में से यदि आप चूरू को निकाल देंगे तो सीकर और झुंझुनू बच जाएंगे। वही क्षेत्र था कौन सा? तंवर शासकों से शासित। तो ये आपका यहाँ पे झुंझुनू है रेड वाला, और ग्रीन वाला ये कौन सा है? सीकर है। साथ ही में यह जो क्षेत्र है सीकर और झुंझुनू वाला यानी तोरावाटी, कांतली नदी का अपोहा क्षेत्र है। ये कांतली नदी एकमात्र नदी है शेखावाटी एरिया की। यहाँ पे इनलैंड जो ड्रेनेज है, अंतर प्रवाह नदियाँ हैं, उसमें कांतली नदी जो है वो सीकर से निकलती हुई झुंझुनू की ओर जाती है। तो ये दो क्षेत्र हैं, शेखावाटी और तोरावाटी। नेक्स्ट है आपके क्षेत्र वागड़ और बांगड़। नाम मिलते जुलते हैं, वागड़ और बांगड़। पहले हम लोग वागड़ को देखते हैं। ये पहले भी हमने बात की थी। ये राजस्थान जो है इसका ये दक्षिणी जो क्षेत्र है, साउथ रीजन है, इसके 3 डिस्ट्रिक्ट। कितने? 3 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये जो सबसे नीचे नीचे है ये कौन सा है? बांसवाड़ा है, जहाँ से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। और ये जो आप पर्पल कलर में यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कौन सा है? आपका डूंगरपुर है, जिसको स्पर्श करके हमारी कर्क रेखा गई थी। और ये प्रतापगढ़ जो सबसे नवीनतम जिला जो है वो। तो ये जो सबसे नीचे वाले 3 जिले हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? वागड़ी भाषा है। और मुख्यतः इस वाले क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या अधिक मात्रा में है। जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, ये बात ध्यान में रख सकते हैं। TSP एरिया में ये काउंट होता है। सेकंड इससे मिलता जुलता नाम है बांगड़। बांगड़ जो है वो क्या है? देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ यानी कि एलुवियल सोइल जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, से बना अरावली का पश्चिम भाग। हम लोग ये बात जानते हैं कि ये जो राजस्थान में यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। हमने पढ़ा था ये क्या है? यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है। इस अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट साइड में यानी पश्चिम साइड में ये वाली जो जगह है इसे हम लोग क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश कहा करते हैं।
ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये किसके कारण आती है? ये जो नदियाँ होती हैं इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स हैं या अवसाद जो हैं वो लाकर यहाँ पे जमा किए जाते हैं। तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? ये जो जिले हैं आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे हो कलर किए हुए, इसमें ये सबसे ऊपर आपका कौन सा है? झुंझुनू यहाँ पे है। देन जो रेड वाला यहाँ पे ये है सीकर, ये आपका नागौर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? पाली। पाली वही जिला है जिसके संपर्क में सबसे अधिक जिले हैं। कितने हैं? 8 हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। तो ये जो 4 जिले हैं, इस वाले जो क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे हमने एलुवियल सोइल लिखी है, यानी जलोढ़ मिट्टी लिखी है, जिसके बारे में मैंने बताया कि नदियों द्वारा जो अवसाद है, सेडिमेंट्स है, उनसे लाकर ये बनाई जाती है। एलुवियल सोइल को यदि हम देखें तो 2 पार्ट्स में, जब हम सोइल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो एलुवियल जो है जलोढ़ मिट्टी है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी बांगड़ और एक होती है आपकी खादर। खादर और बांगड़ 2 प्रकार की होती है। तो ये जो बांगड़ है आपकी, ये कैसी है? यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी की यहाँ पे बात की गई है। 2 प्रकार की होती है, जिसको हम आगे सोइल्स में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये आपके थे वागड़ क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र। इसमें कितने आ रहे हैं? वागड़ में 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, जबकि बांगड़ में कितने हैं? 4। आगे चलने पे हम देखते हैं एक क्षेत्र है जिसका नाम है राठी, और उसी से मिलता जुलता है राठ, जिसे हम अहीर वाटी भी कहा करते हैं। राठी क्षेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो राजस्थान में है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का ये क्षेत्र है, जिसका विस्तार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आपके सामने यहाँ पे मैप है। ये आपका जैसलमेर, ये आपका जोधपुर हो गया, ये बीकानेर। देखिए ये आप बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन तीनों वाला यहाँ वाला जो क्षेत्र है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे कहा जाता है राठी क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे पाई जाने वाली एक गाय है, उसको भी क्या कहते हैं? राठी नस्ल की गाय ही कहा जाता है। कहाँ कहाँ पे? ये बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी तीनों के तीनों ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बॉर्डर वाले, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन में आप लोगों को पहले का करा देना चाहता हूँ। जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स की जब हम बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा जो राजस्थान में जो जिला है वो हमने कौन सा पढ़ा था? जैसलमेर पढ़ा था। उसके बाद जो सेकंड है वो आपका सबसे बड़ा बीकानेर होगा। क्या होगा? बीकानेर होगा। और उसके बाद बाड़मेर होगा। और उसके बाद आपका कौन सा है? जोधपुर है। सबसे बड़े 4 जिलों की जब हमने बात की थी, इसमें हमने जे पढ़ा था, तो उसमें जो सेकंड नंबर पे है वो क्या होगा? आपका बीकानेर होगा। और 3rd नंबर पे आपका क्या होगा? बाड़मेर होगा। तो ये राठी जो है आपको समझ में आया होगा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और यहाँ पे गाय पाई जाती है। इस गाय के बारे में मान लो अलग से आपसे पूछ लिया जाए, राठी गाय के बारे में बताइए कहाँ के क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप ये क्षेत्र ध्यान रख सकते हो या राठी क्षेत्र ध्यान में रख सकते हो। इसी से मिलता जुलता नाम है जो कौन सा है? राठ। राठ क्षेत्र कौन सा है? देखिए आप लोग, अलवर और कोटपुतली। ये मैप में आप देख पा रहे हैं, ये आपका अलवर है, और अलवर से लगता हुआ ये जो जयपुर का यहाँ वाला जो पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट, यानी कोटपुतली वाला पार्ट, पूरा जयपुर नहीं है इसमें, तो अलवर और कोटपुतली वाला ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे यादव वंश जो है उसका शासन हुआ करता था। और यादव जो है उन्हें अहीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें? अहीर। उसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? अहीर वाटी नाम पड़ गया। ये दोनों में डिफरेंस है। जहाँ पे राठी पश्चिमी राजस्थान में है, वहीं पे राठ क्षेत्र है ये जो दिल्ली के पास वाला जो है आपका अलवर और जयपुर के ये जो कोटपुतली है, इस क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेवल और मेवात। मेवल और मेवात। मेवल जो वर्ड है उसका मीन्स होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ जो जगह होती है। मान लो चारों तरफ पहाड़ी है, उनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। ऐसी जो स्थिति है वो आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दक्षिण में आपके हैं। ये डूंगरपुर आपका हो गया, और ये आपका कौन सा है? बांसवाड़ा। ये जो दोनों हैं, इन दोनों के मध्य पहाड़ी का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। तो मेवल आपका कहाँ मिलेगा? एक तरह से वागड़ क्षेत्र में
है। वागड़ में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 3 थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उन्हीं में से डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके मध्य मेवल एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ एक जानकारी और है कि भील जनजाति का ये क्षेत्र है। मैंने कहा था ये जो जनजाति वाला क्षेत्र है, वागड़ जो क्षेत्र है कैसा है? जनजाति यानी कि ट्राइब वाला जो है वो एरिया है। यहाँ पे भील जनजाति यहाँ पे अधिक पाई जाती है, तो भील जनजाति वाला ये आपका क्षेत्र है। अब जो दूसरा है वो कौन सा है? मेवात। मेवल और मेवात देखिए मिलते जुलते नाम है। दूसरी तरफ मेवात जो है वो आपका मेव जाति का क्षेत्र है, जिस जो अलवर और भरतपुर वाला ये जो है ये आपका अलवर हो गया और ये भरतपुर हो गया। मुख्यतः ये अलवर के अंदर है, तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जहाँ पे कौन सी जाति? मेव जाति। मेव जाति के क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहा जाने लगा? मेवात कहा जाने लगा। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। तो यदि इन दोनों में हम तुलना करें तो एक तो जो है वो कहाँ पे है? साउथ में है, राजस्थान के एकदम दक्षिण में है, जबकि ये राजस्थान के कहाँ पे है? नॉर्थ साइड में है मेवात। ये दोनों में बेसिक अंतर है। यहाँ पे भी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे भी कितने हैं? ये 2 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है क्षेत्र थली और तली। थली जो है मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थली क्षेत्र कहते हैं। समुद्र से उसकी जो ऊंचाई है ये थोड़ी अधिक होती है। मरुस्थल में ये भाग है, यहाँ कोई नदी नहीं है, क्योंकि ये ऊंचा उठा हुआ भाग है इसलिए यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। और विस्तार जो है इसका कहाँ पे है? बीकानेर और चूरू में है। यदि मैप में हम देखना चाहें तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये बीकानेर और साथ में ये आपका जो चूरू है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी नदी यहाँ पे नहीं है। ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं? चूरू और बीकानेर। कारण क्या है कि इसकी जो ऊंचाई है वो अधिक है, तो यहाँ पे जो नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र कभी नहीं बन पाएगा, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? थली क्षेत्र कहा जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चंस आने के लिए, यानी आरएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के इन सभी में से चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जैसे इस बार शेखावाटी पूछा गया था, वो तो 5 नंबर में ही पूछ लिया गया। वैसे 2 नंबर में इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसमें से काफी संख्या में बनाए जा सकते हैं। तो बीकानेर और चूरू आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी ओर तल्ली कौन सा क्षेत्र है? देखिए पश्चिमी राजस्थान यानी कि वेस्टर्न राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य भूमि को क्या कहा जाता है? तल्ली क्षेत्र कहा जाता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, पलाया। क्या कहा जाता है इन्हें? पलाया। पलाया एक तरह की क्या होती हैं? झीलें होती हैं। क्या होती हैं ये? पलाया झीलें। क्या होती हैं पलाया झीलें? देखिए ये आपका इस तरह से रेगिस्तान में क्या होते हैं? ऊंचे नीचे धुरे होते हैं। राजस्थान हमारी धरती धुरा की है। अब ये जो इस तरह का क्षेत्र होता है पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य, तो बरसात के समय यहाँ पे क्या होती है? टेम्परेरी लेक बन जाती है। यहाँ क्या इकट्ठा हो गया? पानी इकट्ठा हो गया। तो एक तो बात ध्यान रखनी है, ये कैसी होंगी? टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, एग्जाम में लिखने को आए तो अगर पलाया पे 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, तो क्या लिखना है? पलाया जो झील है वो पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली अस्थायी झीलें, ये जरूर लिखें। अस्थायी झीलें हैं, तो यहाँ पे फिर ये क्या कर सकते हैं? कभी कभी ये टेम्परेरी यहाँ पे कृषि यानी कि फार्मिंग भी की जाती है। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे खेती भी की जा सकती है कुछ समय के लिए, जब तक यहाँ पे क्या रहता है? पानी रहता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? आपकी जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये फर्क है, एक तरफ थली क्षेत्र है और एक तरफ तली क्षेत्र है। फर्क देखिए, यहाँ पे पानी है ही नहीं, यहाँ नदी नहीं आएगी, और यहाँ पे क्या होगा? पानी आएगा कुछ समय के लिए बारिश से, जो अस्थायी झील बन जाती है वो क्षेत्र कौन सा होता है? तल्ली। ये आपका बीकानेर चूरू है, और ये आपका कहाँ है? जैसलमेर है। पलाया जरूर ध्यान रखिए, पलाया और खड़ीन जिले भी इन्हें हम कहते हैं, खड़ीन झील। तो खड़ीन भी पूछा जा सकता है, पलाया भी पूछा जा सकता है, तल्ली पूछा जा सकता है, तीनों एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट है आपका मरु और मेरु। मरु, मरु जो वर्ड है वो कहाँ से? आपका मरुस्थली जो है ये यहाँ से आया है। तो राजस्थान का मरुस्थली क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का मरुस्थली?
पश्चिमी राजस्थान वाला ये क्षेत्र है, यानी कि मुख्यतः ये जो जोधपुर आपका संभाग है, जोधपुर संभाग हमने इससे पहले पढ़ा था। जोधपुर संभाग में कुल कितने थे? 6 जिले जोधपुर संभाग में थे। तो ये आपका यहाँ पे जोधपुर है, तो इसके पास देखिए यहाँ पे जैसलमेर हो गया, ये बाड़मेर हो गया, और ये 3 और इसके अंदर थे पाली, जालोर और सिरोही। तो पश्चिम ये जो आपका जोधपुर डिवीजन वाला पार्ट है, इसमें देखिए क्या होगा, मरुस्थल क्षेत्र है, तो इसी को क्या कहा जाता है? मरु कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी 2 नंबर का लिखने को आ गया, तो उसमें टेथिस सागर की बात आप जरूर लिख देंगे। हमने पहले ही पढ़ा था, राजस्थान के 4 भागों में से 2 भाग टेथिस सागर के हिस्से हैं और 2 भाग किसके हैं? गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। मैदान और जो रेगिस्तान आपके, ये दोनों जो हैं ये टेथिस सागर के हिस्से हैं, और जो अरावली और पठार हैं वो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो ये मरु आपको आसानी से ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? मेरू। मेरू का मतलब होता है पर्वत। क्या मतलब होता है इसका? पर्वत। और राजस्थान में एक ही पर्वत है, कौन से? अरावली पर्वत। तो मरु का मतलब होगा राजस्थान में एक तरह से अरावली पर्वत, मेरू का मतलब। तो मरु का मतलब रेगिस्तान है, मेरू का मतलब अरावली पर्वत है। राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि पुराना भौतिक प्रदेश ही होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड का भाग है। अंतर क्लियर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। यहाँ पे एक तो आया है मालव, दूसरा कौन सा है? माल क्षेत्र। मालव जो क्षेत्र हो गया मालवा पठार का विस्तार है। ये जो मालवा पठार है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, एमपी में पाया जाता है। और हम लोग ये बात जानते हैं, राजस्थान का जो ये बॉर्डर है ये एमपी से भी लगता है। कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों से लगते हैं। और जो लंबाई हमने पढ़ी थी इसकी, वो कितनी पढ़ी थी? 1600 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो राजस्थान का बॉर्डर है कौन से राज्य से लगता है? एमपी से ही लगता है। एमपी देखिए, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये मध्य प्रदेश है, और ये आपके जो देखिए ये मालवा पठार वाला जो है, ये वाला क्षेत्र आपका मालवा पठार वाला है। अब ये जो प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ है, ये दोनों देखिए इस तरह से क्या होगा? मालवा पठार के ही हिस्से हो जाएंगे। तो राजस्थान में ये जो आपका एक तो प्रतापगढ़ है और एक आपका कौन सा है? झालावाड़, यानी पीजे की फॉर्म में आप याद रख सकते हो, मालव पीजे। वैसे ये अगर मैप आपको अच्छे से ध्यान में है तो ये आपके देखिए इस तरह से ये एमपी के पोर्शन से टच हो रहे हैं, तो ये जो मालवा पठार है इसके हिस्से हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालव प्रदेश कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आए राजस्थान में मालव क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा पठार का विस्तार एमपी से लगने वाले 2 जिले प्रतापगढ़ और झालावाड़। और यहाँ पे पाई जाने वाली ये गाय की नस्ल कौन सी है? मालवी नस्ल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालवी नाम जो नस्ल है उसकी जो गाय है किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ यानी मालव क्षेत्र में पाई जाती है। इसी से मिलता जुलता जो दूसरा नाम है वो आपका कौन सा है? माल। माल जो है वो हाड़ौती पठार को कहते हैं। हाड़ौती पठार आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो इधर वाला आपका क्षेत्र है, कोटा डिवीजन वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये जो है ये आपका कौन सा है? माल क्षेत्र है। हाड़ौती पठार वाला क्षेत्र है। कोटा डिवीजन यहाँ पे लिखा है। कोटा डिवीजन में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, हमने देखा था। कौन कौन से हैं ये 4 आपके? कोटा खुद है, बूंदी है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भाषा भी बोली जाती है हाड़ौती पठार की तरफ। कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? हाड़ौती भाषा बोली जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है हाड़ौती भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो कोटा डिवीजन में हाड़ौती लैंग्वेज बोली जाती है, हाड़ौती भाषा। ये मालव और माल देखिए एकदम पास पास ही है। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका मालव हो गया और ये माल हो गया। अब इसमें एक कॉमन देखिए कौन सा आ रहा है? जो झालावाड़ है वो आपका मालव में भी आता है और माल में भी आता है। ये बात ध्यान में रख सकते हो। जो झालावाड़ है वो किस में आ रहा है? मालव में भी आ रहा है और माल के अंदर भी आ रहा है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। भोराट और भोमट, मिलते जुलते नाम है फिर से।
भोराट में यहाँ पे देखिए रा आ रहा है, यही यहाँ पे टेक्निक ध्यान में रखनी है, जो अंतर है यहाँ पे रा आते ही, भोराट का रा आते ही आपका दिमाग में आना चाहिए राजसमंद। क्या आना चाहिए दिमाग में? राजसमंद दिमाग में आना चाहिए भोराट का रा देखते ही। इन दोनों में देखिए उदयपुर कॉमन है। अब आप यहाँ पे मैप में एक बार देखिए, उदयपुर से राजसमंद में यहाँ जो पहाड़ी है, अरावली पर्वत का यहाँ पे हम हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है? भोराट कहा जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? भोराट क्षेत्र है। जबकि यदि आप उदयपुर से डूंगरपुर की ओर यहाँ पे ये जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? भूमट क्षेत्र कहा जाता है। ये इनके नाम में ध्यान रखना है। उदयपुर दोनों में कॉमन है। उदयपुर से डूंगरपुर की ओर जाओगे तो भूमट बनेगा, उदयपुर से राजसमंद का रा उठा लेना है और ये रा आपको मिला देना है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? भोराट हो जाएगा। भोराट क्षेत्र में देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है? ये राजसमंद में जगह है कौन सी? कुंभलगढ़ पहाड़ी। ये आपकी कुंभलगढ़ पहाड़ी से लेके उदयपुर के गोगुंदा तक जो ये विस्तार है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ पहाड़ी के बीच अरावली का भाग। गोगुंदा कहाँ पे है आपका? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ की जो पहाड़ी है, कुंभलगढ़ का किला भी है उस पे, ये है कहाँ पे? राजसमंद में। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो भोराट है, ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? भोराट पठार है। पहला कौन सा है? सबसे पहला जो है वो उड़िया। कौन सा? उड़िया। नाम आसान है याद रखने में, जो उड़ेगा वही सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, उड़ के ये सबसे ऊपर चला गया, तो ये फर्स्ट जो सबसे ऊंचा जो पठार है राजस्थान का वो उड़िया है। ये लगभग 1630 मीटर है। ये आपका 1225 है। और तीसरा भी अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो वो आप रख सकते हो आबू पर्वत, आबू पठार जो है, आबू पठार तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ऊपर कौन है? उड़िया है। दूसरे नंबर पे आपका भोराट आ जाएगा। भोराट क्लियर है। और भूमट मिलता जुलता नाम, इसमें हमें उदयपुर से कहाँ जाना है? डूंगरपुर की ओर जाना है। तो उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे भूमट कहा जाता है। मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा, इन तीनों को हम एक साथ समझते हैं। सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ जो है वहां पे कौन से वंश का राज था? सिसोदिया वंश का राज था। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? मेवाड़ कहते थे, जिसका अदर नाम भी क्या क्या है आपके? मेदवाट और प्रागवाट भी नाम है। इसके अंदर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ध्यान रखेंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर? 4 डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। मैप में हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए ये आपका राजस्थान का दक्षिण वाला तो क्षेत्र है, यहाँ पे आप आ जाइए। तो ये आपके 4 कौन कौन से देखिए। एक तो ये जो आपका उदयपुर है, ये है। उदयपुर के साथ में राजसमंद, राजसमंद आपका उदयपुर से ही अलग हुआ था। तीसरा ये जो भीलवाड़ा है ये, और चौथा जो है वो आपका चित्तौड़गढ़, जो आपका चित्तौड़गढ़ है। इन चारों को क्या कहा जाता है? मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंश का राज था। यहाँ पे सिसोदिया जो है उनका राज था, तो मेवाड़ क्षेत्र ये आपका आ जाता है। और अभी हमने देखा जो ये वाला जो क्षेत्र है, इससे नीचे वाला, ये कौन सा है? वागड़। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि राजस्थान को समझने के लिए यदि आपने इन सभी क्षेत्रों को समझा हुआ है तो मैप भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे नीचे 3 ये वागड़ है, 4 किस में आ जाएंगे? मेवाड़ में आ जाएंगे। ये यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं आपके पास: चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। ये 4 आपके इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले जो ये मेवाड़ शासक थे, इनका जो राज है वो कहाँ पे था? सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर था। चित्तौड़गढ़ का किला आप लोग जानते ही हैं, काफी प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के बाद जो है ये कहाँ आ गए थे? उदयपुर में। उदयपुर किसने बसाया था? राजा उदय सिंह ने बसाया था। तो यह इनका जो क्षेत्र है वो उदयपुर वाला भी हो गया था। ये पूरा क्षेत्र मेवाड़ वाला क्षेत्र है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे? मारवाड़। मारवाड़ हम किस क्षेत्र को कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान का जो जोधपुर डिवीजन वाला है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मारवाड़। यहाँ पे जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश है, उसका राज हुआ करता था। ये मारवाड़ क्षेत्र है। और जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। उसी तरह से आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। तो ये मारवाड़ और मेवाड़ 2 काफी इंपॉर्टेंट जगह है राजस्थान में।
जहाँ पे दो राजवंश, यहाँ पे सिसोदिया राजवंश और दूसरा ये आपका जो जोधपुर वाला, बीकानेर भी इसके अंदर जैसे शामिल था। ये बीकानेर आपका चूरू, ये सारा का सारा जो जोधपुर वाला एरिया है, यहाँ पे जैसलमेर में भाटी राजवंश हुआ करता था। तो ये आपका जोधपुर, पाली, ये जो है अगर वाला एरिया, ये सारा का सारा क्या था आपका मारवाड़ क्षेत्र। यहाँ पे राठौड़ राजवंश का राज था, मुख्यतः जोधपुर में इनका सेंटर था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका मारवाड़ हो गया और ये आपका क्या हो गया, मेवाड़ हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये जो राजसमंद और अलवर वाला ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, बीच वाला जो क्षेत्र है ये आपके पास, इस क्षेत्र को कहा जाता है मेरवाड़ा। जो तीसरा है मेरवाड़ा, मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है उससे क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा कहा जाता है। इसमें अजमेर और राजसमंद आपके आएंगे। ये समझ में आ गई बात। मारवाड़ और ये मेवाड़ और इन दोनों के बीच में अजमेर और राजसमंद वाला क्षेत्र जो है इसे मेरवाड़ा कहा जाता है। मेरवाड़ा जो है ये जो अंतिम चरण है, 7th फेज था एकीकरण का, उसी में मिलाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा दोनों, अजमेर और मेरवाड़ा दोनों 7वें फेज में 1956 में 1 नवंबर को राजस्थान में मिलाया गया था। ये मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, मत्स्य और मत्स्य संघ। ठीक है, यहाँ पे संघ नाम लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, सिंपल मत्स्य। महाभारत के समय अलवर के दक्षिण पश्चिम जनपद को मत्स्य कहा जाता था। तो महाभारत के समय देखिए अलवर के ये जो आपको ग्रीन पोर्शन यहाँ पे इस तरह से दर्शाया गया है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा गया, मत्स्य क्षेत्र कहा गया। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या थी आपकी, बैराट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि मत्स्य संघ क्या है, मत्स्य यूनियन इसको आप लोग कह सकते हो, मत्स्य यूनियन। राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था, जिसकी हमने बात की, टोटल कितने फेज थे उसमें, 7 फेज थे। उनमें से सबसे जो पहला फेज था, पहला चरण था, उसमें जो एकीकरण हुआ था उस क्षेत्र को नाम दिया गया था मत्स्य संघ दिया गया था, मत्स्य यूनियन नाम दिया गया था। तो राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण को मत्स्य संघ कहा गया था। मत्स्य संघ शब्द किसने, के.एम. मुंशी जो साहब थे उन्होंने ये नाम दिया था। ये के.एम. मुंशी का जो फुल नेम है वो क्या है आपका, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है। ये आपकी जो ड्राफ्ट कमेटी है, संविधान निर्माण की जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। उसमें जो 7 मेंबर थे उनमें से आपके ये एक के.एम. मुंशी साहब थे। बेसिकली ये कहाँ से थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। तो आज़ादी के समय इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है, भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी एक्टिव लीडर थे, जो ड्राफ्ट कमेटी के क्या रहे, मेंबर भी रहे। इन्होंने ये नाम दिया था कि इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाए, मत्स्य संघ नाम दिया जाए। अब ये यहाँ पे मत्स्य संघ देखिए, ये राजस्थान का अलवर, भरतपुर, दौसा ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं देखिए मत्स्य संघ में। वो सिंपल है याद करने के अंदर, ए बी, करौली को आप हमेशा सी से रिप्रेजेंट करेंगे, याद करने में आसानी रहेगी। और डी, आपकी ए बी सी और डी है। पहला चरण, जब आप बचपन में पहले चरण में क्या सीखते थे, ए बी सी डी ही सीखते थे। तो राजस्थान के एकीकरण का जो पहला फेज है, पहला चरण है, उसमें ए बी सी और डी ये चारों मिले थे। तो अलवर हो गया आपका, ये अलवर हो गया, भरतपुर आ गया, करौली आ गया और धौलपुर आ चुका है। ये जो आपका क्षेत्र है, इसको ये इन्होंने क्या किया, अपना एकीकरण कर लिया। धीरे धीरे एक वे थे, देखिए राजस्थान का कुछ ये क्षेत्र फर्स्ट फेज में अलग हो गया, फिर आपका मेवाड़ वाला हो गया था, इस तरह छोटे छोटे टुकड़े, फिर सबको एक मिला दिया गया था। तो ये आपको एबीसीडी याद रहेगा। साथ में निमराना अलग से क्षेत्र हुआ करता था, ठिकाना हुआ करता था। ये निमराना कहाँ पे है, अलवर के अंदर है आज की, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया काफी ज्यादा है। तो ये आपको साथ में निमराना भी ध्यान में रखना है। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 5 नाम हैं। एग्जाम में ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो ये 5 नाम आपको लिखने हैं, साथ में आप मैप भी इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये कंपैरिजन हो गया मत्स्य क्या है और मत्स्य संघ क्या है। तो ये है तो मिलते जुलते ही,
ये भी कौन सा है, अलवर का भाग है, और ये भी अलवर के पास का ही भाग है। इसी कारण इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, यहीं से उठा के। लेकिन इसमें केवल क्या आएगा, आपका अलवर वाला पार्ट आएगा, दक्षिण पश्चिम जनपद ये वाला आएगा। जबकि मत्स्य संघ में आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों ABCD चारों के चारों आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि पूरा राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स आप तक पहुंच सके। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे, गुड बाय।